हेलो बच्चों। नवंबर 21 के अमेंडमेंट्स बहुत ही सिंपल सिंपल से, बहुत छोटे छोटे, बहुत प्यारे प्यारे से अमेंडमेंट्स है कंपनी ऑडिट के। आ, आ, अगर आपको इसके पहले के अमेंडमेंट देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। जो बच्चों ने अभी अभी क्लासेस ली है, जो हमारी अभी जून जून 21 की बैच थी, उसमें ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। हमारी सुपर 20 जो है, इसमें अमेंडमेंट हमने कवर कर लिया है, तो वो बच्चों को ठीक है देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर उनको देखने की इच्छा है तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है। नोट्स के अंदर सबसे पहला जो चेंज है, वो सबसे पहली जो चीज है वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है, और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट कारों में आएगा। जो पेड अप कैपिटल की लिमिट है, पेड अप कैपिटल की लिमिट 50 लाख से 2 करोड़ हो गई है, और प्रीवियस टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ से 20 करोड़। सो काफी चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। यहाँ पे एक चीज 4 गुना बढ़ी है, एक चीज 10 गुना बढ़ गई है। इसमें कारों में इंपैक्ट आता है। कारों में देखिए दो तरह के एग्जेम्पशन है, एक प्राइवेट कंपनी एग्जेम्पशन है और एक स्मॉल कंपनी एग्जेम्पशन है। प्राइवेट कंपनी में 4 कंडीशन है, या तो प्राइवेट कंपनी वो 4 कंडीशन को फुलफिल करके एग्जेम्पशन ले ले, या तो स्मॉल कंपनी में आकर एग्जेम्पशन ले ले। दोनों में से कहीं पर भी अगर प्राइवेट कंपनी आ जाती है तो उनको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो अभी ऐसा हो सकता है कि वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आ रहा है, उनको एग्जेम्पशन मिल रहा है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी की 4 कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल चिंता ना करें। अब सेक्शन 2 के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 138, ये आपका जो है ये अकाउंटिंग से रिलेटेड जो सेक्शंस है, ठीक है, वो यहां पे कवर होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चेंज आया है, और जो प्रैक्टिकल लाइफ की अकाउंटिंग को पूरी तरीके से बदल के रख देगा, ऐसा चेंज है। तो वो चेंज तो कवर करना ही करना है। क्या हुआ है देखिए, सेक्शन 128 चेंज कब कब आया, मैंने डेट्स दी है काफी जगह पे, ताकि आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहे। सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 है, जो बोलता है कि जो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं रूल बनाकर कि कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखने हैं। इस रूल को यूज करते हुए उन्होंने एक नई रिक्वायरमेंट लाई है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। यह रिक्वायरमेंट पहले 1 अप्रैल 2021 से लगी थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब यह एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। लेकिन माना कि 1 अप्रैल 2022 से लग रही है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है बहुत चेंज। क्या बोला इसमें, जो भी कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है अकाउंटिंग के लिए, जो भी कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है अकाउंटिंग के लिए, उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स होने चाहिए। क्या फीचर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या फीचर होना चाहिए? फीचर होना चाहिए ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। मतलब यहां पे हर ट्रांजैक्शन की, सिंपल मतलब मैंने लिखा है वहां पे, हर ट्रांजैक्शन का एडिट हिस्ट्री दिखना चाहिए। एडिट हिस्ट्री, ठीक है, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन पे अगर आप जाओ और क्लिक करो तो एडिट हिस्ट्री दिखना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले किसने कब पास किया था, कब इसमें एडिट किया गया, उसमें अमाउंट बदला क्या, फिर किसमें डेट बदली क्या, किसमें नरेशन बदला क्या, पूरी एडिट हिस्ट्री होनी चाहिए हर ट्रांजैक्शन की। देखिए ऑडिट ट्रेल का सिंपल मतलब होता है कोई भी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, कोई भी जानकारी जिसके मदद से हम ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेकर अंत तक ट्रेस कर सके। जैसे परचेस की बात करता हूं मैं, परचेस ऑर्डर आना, परचेस पीआरएन बनना, परचेस रिक्वेशन नोट, फिर कोटेशंस आना, अप्रूव होना, कोटेशंस आना, परचेस ऑर्डर प्लेस होना, गुड्स का आना तो जीआरएन बनना, एंड सो ऑन। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स की मदद से हम ट्रेस करते हैं ट्रांजैक्शन शुरुआत से लेकर आखिर तक कैसे गया, उसको ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। यहां पर ऑडिट ट्रेल का जो मतलब है, देखो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मतलब बदलता है। यहां पे ऑडिट ट्रेल का सिंपल मतलब है हर ट्रांजैक्शन में एक बटन होना चाहिए, व्यू हिस्ट्री, व्यू एडिट हिस्ट्री, और वहां पे पूरा हिसाब दिखना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया में भी अगर आप देखोगे, सोशल मीडिया में भी एडिट हिस्ट्री मतलब एडिट हुआ है क्या वो दिख जाता है, और कभी कभी कहीं कहीं पे एडिट हिस्ट्री भी दिख जाती है कि भाई पहले ये था फिर ये मैसेज हुआ, एंड सो ऑन। तो एडिट हिस्ट्री दिखनी चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बताऊंगा। दूसरा,
बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, नई एंट्री पास हुई, डिलीट हुआ, अकाउंट्स में कोई चेंज हुआ, अकाउंट बंद हुआ, नया अकाउंट बनाया गया, जितने भी चेंजेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो रहे हैं उसका पूरा एक लॉग बनना चाहिए। जैसे आपका एंट्री लॉग होता, कौन आया कौन गया, वैसे जितने भी चेंजेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो रहे हैं उसका एक लॉग बनना चाहिए, और वो लॉग, एडिट लॉग दिखना चाहिए। मतलब हर ट्रांजैक्शन की आपको हिस्ट्री भी चाहिए, और पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या एडिट्स है उसका लॉग भी चाहिए। और खास बात, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो कभी भी इस फीचर को डिसेबल होने ना दे। मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डिसेबल करने का जो बटन होता है वो नहीं होना चाहिए। तीन बहुत खास, मतलब ये दो रिक्वायरमेंट है, और ये दो रिक्वायरमेंट कभी डिसेबल ना हो, ठीक है। ऐसे भाई ऐसी चीज भी होनी चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को, देखिए एक वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और ये वीडियो के अंदर आपको एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ में बताता भी जाऊंगा इसको। Anytime you or any of your company's users does something in QuickBooks, QuickBooks records it onto something called the audit log. आवाज थोड़ा कम होगा, चिंता ना करें, वो आपको सुनने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसका डैशबोर्ड है ये क्विक बुक्स करके। और अब वो यहां पर अगर आप देखेंगे, इफ यू सी, आप टूल्स करके जो हेडिंग है वहां पे देखेंगे तो उसमें नीचे ऑडिट लॉग, तो ऐसा लॉग का फीचर, ऑडिट लॉग का फीचर होना चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। देखिए ऑडिट लॉग पे गया है, देखिए लॉग में सब कुछ नजर आ रहा है कि किसने लॉगिन किया, किसने लॉग आउट किया, और इंडिया के बाहर का है किसने चेक को डिलीट किया, किसने ऐड किया, किसने वेंडर ऐड किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट बनाए गए कौन से नहीं, ये पूरे चेंजेस दिख रहे हैं। कब कब चेंजेस है वो भी दिख रहा है। इनफैक्ट फिल्टर भी है, फिल्टर भी है, अगर कोई पर्टिकुलर यूजर ने कितने चेंजेस किए वो आप एक शॉट में देख सकते हो कि भाई रवि टाउरी ने कितने ट्रांजैक्शंस पोस्ट किए, उसने कितने डिलीशंस किए, ये डेट से ये डेट के बीच में पूरा लॉग मेंटेन होगा। या फिर आपको सिर्फ देखना है ये डेट से ये डेट के बीच में कितने चेंजेस है, आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने हैं, आपको सारे इवेंट्स कितने लॉग इन लॉग आउट्स हुए। आप समझ रहे हो ऑडिट करने में क्या मजा आएगा। ये लॉग मेंटेन करने से इतनी सारी जानकारी मिलेगी ऑडिट करने के लिए, ठीक है। बैकडेट एंट्री किसी ने पास करने की कोशिश की, पास की है क्या, बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। You can choose their name from this list of users. You can also choose a different date range or even a specific date range use करिए। So if you only wanted to see the entry or editing and deleting of transactions, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन चाहते हो आप तो वही सिलेक्ट कर लो। देखो ट्रांजैक्शन, तो पूरे ट्रांजैक्शन, क्या मजा आएगा लॉग में। किसी ने एक्सपेंस की एंट्री पास की है, who added a check and then not long afterward also deleted a check. Let's look at the history of this. और हर ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देखो राइट साइड में जा रहा है, व्यू हिस्ट्री, एडिट हिस्ट्री, कब ये ट्रांजैक्शन पहली बार पास किया गया, कब इसको डिलीट किया गया, पूरी जानकारी इसमें रहेगी। तो इससे आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ गई होगी कि भाई करना क्या है, ठीक है। Deleting checks can be very fishy. The audit log isn't just used for investigating embezzlement, though. तो ये जो पर्टिकुलर चेंज है ये बताना है। फिर तो ये बहुत, और 1 अप्रैल 2022 से जितनी भी कंपनीज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती उन्हीं के लिए है। मतलब अगर आप मैनुअल करोगे तो अब मैनुअल में तो ये फीचर आ नहीं सकता, तो वहां पर इसकी जरूरत नहीं है। वर्डिंग्स अगर पढ़ोगे तो उससे तो यही वर्डिंग आती है, एवरी कंपनी विच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो किसी कंपनी को अगर बचना है तो मैनुअल बही खाते मेंटेन करना शुरू करो। शेड्यूल 3 में चेंजेस है, बड़े इंटरेस्टिंग से चेंजेस है, लेकिन आप इसको अकाउंट सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, एफआर में आप पढ़ते हैं, आप बिल्कुल पढ़िए, मैं वो चेंजेस में नहीं जाना चाहता, ठीक है। उसमें से एक चेंज हमारे लिए ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कवर करूंगा। फिर
सेक्शन 134 है, अगर आपको याद होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में क्या लिखना चाहिए, ये 134 में दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करते हैं, वो बात भी लिखी हुई है। और बीओडी रिपोर्ट में क्या लिखना, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, लेकिन बीओडी रिपोर्ट में दो बातें लिखनी पड़ेगी। क्या साल भर में किसी ने एप्लीकेशन दी है कंपनी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में? इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में किसी ने एप्लीकेशन दिया है क्या? और क्या कोई केस, क्या कोई प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग्स, कोई भी केस, कोई भी एक्टिविटी कंपनी के अगेंस्ट चल रही है क्या आईबीसी में? क्या एप्लीकेशन हुआ है? तो आप सिंपल है, क्या कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है पुरानी, या फिर इस साल कुछ नया एप्लीकेशन हुआ है, जानकारी देनी है। अगर ऐसा है, उसका ईयर एंड का स्टेटस बताना है। तो आप बहुत सिंपल है, प्रोसीडिंग्स है क्या बताइए, एप्लीकेशन है क्या बताइए, और उसका स्टेटस बताइए। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है और उसका वन टाइम सेटलमेंट हुआ है, देयर इज अ वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है, तो वो वन टाइम सेटलमेंट जब हुआ तो उससे रिलेटेड जानकारी कि भाई आपने लोन लिया और वन टाइम सेटलमेंट हुआ है, तो आप बताइए, आपने लोन लिया होगा, बदले में आपने सिक्योरिटी दी होगी। हम जानना चाहते हैं जब ये सिक्योरिटी दी गई थी तब उसकी वैल्यू क्या थी, और आज जब वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है तो सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है। बेसिकली गवर्नमेंट ये जानना चाहते, बताइए ना कि आपने, मतलब आपने बैंक को बेवकूफ तो नहीं बनाया, आपने जब सिक्योरिटी दी थी तब उसकी वैल्यू क्या थी, कितने करोड़ के शेयर थे, कितने करोड़ के एसेट्स थे, वो बताइए। और आप जब सेटलमेंट हो रहा है तो कितने करोड़ के, कितना डिफरेंस है उसमें, और डिफरेंस क्यों है, मार्केट कंडीशंस है, क्यों है, ये बताइए। बेसिकली ऐसी कंपनीज जो बैंक्स को परेशान कर रहे हैं, ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जानकारी देना जरूरी है कि भाई हमने गलत क्वालिटी की सिक्योरिटी देकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ऐसी कंपनीज है क्या। फिर आगे, अब ये अमेंडमेंट बहुत ही छोटे से बहुत आसान, हम ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स में इसको कवर कर चुके हैं। मैं पिछले साल ही उसको कवर, मतलब पूरे पहले ही कवर में कर चुका था, क्योंकि दिसंबर 2020 में आ चुके थे, तो पहले ही मैं कवर कर चुका हूं। पेनाल्टी, ठीक है, अगर आप सेक्शन 140 में रेजिग्नेशन के बाद अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो आपको इमीडिएट पेनाल्टी लगती है 50,000 या रेमुनरेशन विच एवर इज लोअर। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले से है। और उसके बाद लगने के बाद 500 रुपए पर डे की पेनाल्टी लगना शुरू होती है। टोटल अमाउंट कितना जा सकता है, पहले 5 लाख था, अब वो 2 लाख। रेजिग्नेशन में आपकी जो पर डे पेनाल्टी है वो एक्यूमुलेट करके ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक जा सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए सेक्शन बाय सेक्शन चल रहा हूं मैं। 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 3, आप ये बात समझते होंगे, बहुत सिंपल सी बात है ये। 143 में सबसेक्शन 3 में क्लॉज जे है जो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, बदलते जमाने के साथ अगर गवर्नमेंट और रिपोर्टिंग करवाना चाहे, ऑडिटर से और रिपोर्टिंग करवाना चाहे, तो रूल्स बनाकर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इस पावर को यूज करके रूल 11 इशू करके रखा हुआ है। रूल 11, ठीक है, जो हम लोगों से पढ़ चुके हो, आप जानते हो, बैड मैन, ठीक है। तो रूल 11 का फंडा है। अब ये चार्ट इसका दिया है मैंने। रूल 11 में 6 पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले। वी आर गोइंग टू स्टडी 6 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स पहले से ही है, वो कोई अमेंडमेंट नहीं है, दे आर नॉट अमेंडमेंट एट ऑल। लेकिन अब पूरा रूल मैंने चार्ट बनाया था, अभी फाड़ू चार्ट बुक के लिए चार्ट बनाया था मैंने। हाँ, थोड़ा सा चार्ट में चेंज भी है, जिनके पास में फाड़ू चार्ट बुक होंगी, मैंने थोड़ा सा चेंज भी किया है एक्सप्लेनेशन और बेहतर करने के लिए। तो देख लीजिए, रूल 11 शॉर्टकट है लफड़ा। लफड़ा करके थोड़ा अजीब सा शॉर्टकट है, ठीक है, मतलब गड़बड़। एल स्टैंड फॉर लिटिगेशन। तो रूल 11 के अंदर ऑडिटर को ये बातें अपने रिपोर्ट में लिखनी पड़ती है। एल फॉर लिटिगेशन, क्या कंपनी के अगेंस्ट जितने भी पेंडिंग लिटिगेशंस है,
क्या कंपनी ने उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की है क्या? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मोर देन 50% है तो क्या उन्होंने बराबर उसका प्रोविजन बनाया है? अगर उससे कम है तो क्या बराबर नोट्स टू अकाउंट्स में उसका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बताया है? ये ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा और अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि पेंडिंग लिटिगेशन की अकाउंटिंग बराबर की है या नहीं। ठीक है। और एक एल है लॉसेस। बहुत सारी कंपनी अपने लॉसेस को छुपाती है, बहुत लेट बुक करती है। क्या कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए है और वो कॉन्ट्रैक्ट, खासकर कॉन्ट्रैक्ट जनरली लॉन्ग टर्म ही होते हैं, क्या कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और उसके अंदर कोई लॉसेस आ रहे हैं क्या? क्योंकि ये लॉसेस ऐसे होते हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। AS29 में भी, AS29 इंडियस में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। क्या कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको लॉसेस हो रहे हैं तो क्या उन्होंने उसका एडिक्वेट प्रोविजन, बेसिकली कमेंट करना है, क्या कंपनी ने एडिक्वेट प्रोविजन बना के रखा है फॉर लॉसेस विच आर हैपनिंग अंडर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये भी पहले का है, नया नहीं है। अब ये खास बात, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसा हो, उसमें क्या फीचर हो, ये 128 में लिखा है। रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिटर को, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स 1 अप्रैल 2022-23 की जो रिपोर्ट होगी उसमें लिखना पड़ेगा। कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है कि क्या कंपनी के पास जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हर ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल, एडिट हिस्ट्री दिखता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, क्या उसमें एडिट लॉग, ऑडिट लॉग रहता है जो सारे चेंजेस को बताए? और आगे खास है, रिपोर्ट करना है, क्या यह फंक्शन साल भर चल रहा था, चलने के बाद उसमें से कुछ टैंपरिंग तो नहीं हुई, कुछ डिलीशंस, मॉडिफिकेशंस, कुछ एंट्रीज डिलीट कर दी गई, मॉडिफाई कर दी गई, ऐसा तो नहीं है। और ये एडिट हिस्ट्री और एडिट लॉग को प्रिजर्व करके रखा गया है ना, जितने साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करने, जैसे लास्ट 8 इयर्स, वैसे ही ऑडिट ट्रेल को भी प्रिजर्व करके रखा है ना। तो हमको कमेंट करना भैया, साल भर चल रहा था ना, चलने के बाद में कोई टैंपरिंग, एडिट्स तो नहीं हुए, मॉडिफिकेशंस तो नहीं हुए, और पुराने भी मेंटेन करके रखे हैं ना। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपनी को बोला तुम फॉलो करो, और ऑडिटर रिपोर्टिंग करेगा कि तुम बराबर फॉलो कर रहे हो कि नहीं। फिर ये सबसे ज्यादा प्यारा अमेंडमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 3 अमेंड हुआ। शेड्यूल 3 अमेंड हुआ और शेड्यूल 3 अमेंडमेंट में उन्होंने एक नई रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस की और मैनेजमेंट को बोला कि नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे, फंड्स गिवन बाय द कंपनी एंड फंड्स रिसीव्ड बाय द कंपनी के कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। क्या डिस्क्लोजर्स है वो मैं आपको बताता हूं। ऐसा शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट हुआ। अब शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट की वजह से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हो गई कि डिस्क्लोजर्स दो नोट्स टू अकाउंट्स में रिगार्डिंग फंड्स गिवन एंड फंड्स रिसीव्ड। और अब मैनेजमेंट पे और एक जिम्मेदारी है कि ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे कि ये जो भी फंड्स गिवन और रिसीव्ड की जानकारी हम दे रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, ये कंप्लीट है, इसके अलावा और कोई भी फंड्स गिवन और फंड्स रिसीव्ड नहीं है। मतलब मैनेजमेंट को शेड्यूल 3 के हिसाब से नोट्स टू अकाउंट्स में जानकारी देनी पड़ेगी, देने के बाद में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर देना पड़ेगा जो है इतना ही है, इसके अलावा कोई फंड्स गिवन नहीं है, कोई फंड्स रिसीव्ड नहीं है। ऑडिटर नोट्स टू अकाउंट्स देखेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देखेगा, रीजनेबल लेवल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा कि सारे बड़े बड़े फंड्स गिवन देख लो, रिसीट देख लो, क्यों है पर्पस वो समझ लो, और देखो डिस्क्लोजर सही लग रहा है ना, ठीक है, मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंट किया वो सही लग रहा है ना। और फिर ऑडिटर को कमेंट करना है, पॉजिटिव कमेंट नहीं करना है, निगेटिव कमेंट। ऑडिटर बोलेगा जितनी जानकारी हमको मैनेजमेंट ने दी, जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने हमको दिया, उससे हमको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं
मिली विच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दिस डिस्क्लोजर, मतलब ऑडिटर को डिप्लोमेटिक कमेंट करना है, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली जिसको देखकर ऐसा लगे कि ये जो डिस्क्लोजर है उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो। ठीक है, अब ये डिस्क्लोजर है क्या? व्हाट इज दिस डिस्क्लोजर? है क्या इस डिस्क्लोजर में? देखिए ये डिस्क्लोजर में क्या है, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दूं। डिस्क्लोजर देना है नोट्स टू अकाउंट्स में, क्या साल भर में कंपनी ने किसी इंटरमीडियरी, किसी बीच में के बंदे को, एंटिटी को पैसे दिए और उसको ऐसा बोला कि ये पैसे तू किसी दूसरे पार्टी को दे, दूसरे पार्टी को दे, दूसरे पार्टी को ट्रांसफर कर, या फिर ये पैसे लेकर तू दूसरे पार्टी के बेनिफिट के लिए, दूसरे पार्टी के बेनिफिट के लिए उसके बिहाफ में गारंटी दे। देखो एग्जांपल लेके बताता हूं। जनरली कंपनी लॉ को बाईपास करने के लिए, डायरेक्ट कनेक्शंस छुपाने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं। मुंबई में एक कंपनी बैठी है, वो डायरेक्ट मॉरिशियस में पेमेंट नहीं बता सकती, दे कैनॉट शो डायरेक्ट मॉरिशियस पेमेंट। तो मुंबई की कंपनी क्या कर रही है? मुंबई की कंपनी दिल्ली के एक कंपनी, किसी भी पर्सन को, एंटिटी को, ठीक है, एक बीच में की एंटिटी को, इंटरमीडियरी को 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देंगे और उनके साथ ओरल या रिटर्न अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये पैसे हम आपको दे रहे हैं, आप ये पैसे मॉरिशस ट्रांसफर कर दो, मॉरिशस की कंपनी को दे दो, मॉरिशस में इस बंदे को दे दो, अल्टीमेट बेनिफिशियरी। हमारे एग्जाम्पल में हमारी कंपनी मुंबई बैठी है, इंटरमीडियरी दिल्ली में बैठा है और मॉरिशस में अल्टीमेट बेनिफिशियरी बैठा हुआ है। ऐसा करने से मुंबई की कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखेगा मॉरिशस के साथ में। ठीक है, या तो ऐसा बोला रहेगा कि तुम डायरेक्ट उनको पैसा ट्रांसफर कर दो, या तो ऐसा बोला रहेगा एक काम करो, मॉरिशस के किसी बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गारंटी दे दो कि गिव 50 लाख रुपीज टू दिस मॉरिशस कंपनी, वी आर गिविंग यू गारंटी ऑफ 50 करोड़। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं दिखा दिल्ली और मॉरिशस के कंपनी के बीच में, क्योंकि गारंटी दी है। आज से 5 साल बाद अगर उन्होंने पैसे नहीं लौटाए तो दिल्ली से पैसे जाएंगे मॉरिशस की बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, अंडर गारंटी। लेकिन जो मॉरिशस की कंपनी बैठी है अल्टीमेट बेनिफिशियरी, उसके साथ कोई डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं दिखेगा। मतलब अगर ऐसा शातिरपना किया है, शातिर, तो क्या साल भर में मुंबई कंपनी को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा? क्या साल भर में हमने पैसे किसी इंटरमीडियरी पार्टी को दिए, इंडिया की इंटरमीडियरी हो सकती है, फॉरेन की हो सकती है, जिसको हमने बोला डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पैसा तुझे ट्रांसफर करना है किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, या अल्टीमेट बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए तेरे को गारंटी या सिक्योरिटी को देना है। अगर ऐसा किया है तो मुंबई की कंपनी को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ेगा, हां ये डेट को इस कंपनी को इतने रुपए दिए ताकि वो इसको ट्रांसफर करे अल्टीमेट बेनिफिशियरी, और दिल्ली के कंपनी ने कब वो पैसे अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर किए, या कब गारंटी दी, या कब सिक्योरिटी दी, वो भी बताना है। अब ये चेक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सारी बातें ओरली होती है, इसके कोई सबूत नहीं रखे जाते। इसीलिए नोट्स टू अकाउंट्स में बताएंगे, और मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना है लिखकर इसके बारे में, ऑडिटर को रीजनेबल चेकिंग करनी है और कमेंट करना है क्या कुछ डाउटफुल दिखा, क्या कोई ऐसी जानकारी है जो बताए मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या। तो कंपनी ने साल भर में जितने भी फंड्स दिए हैं इंटरमीडियरी को
ताकि वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करे, इसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में उनको देना है। एंड एज अ ऑडिटर हमको ये कमेंट करना है वेदर दिस इंफॉर्मेशन, क्या ये जो जानकारी है फंड्स गिवन वाली, ये हमको कंप्लीट लग रही है ना, इसमें कोई भी ऐसी जानकारी हमको मिल रही है क्या जो हमारे मन में शक पैदा करे, शक पैदा करे कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। हमको कमेंट करना है, आर वी हैविंग एनी इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन इज मिसस्टेटेड। ये पैसे का सोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोरोड पैसा हमने किसी को दिया, शेयर्स का पैसा किसी को दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंटरमीडियरी इंडियन भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है, गारंटी भी दे सकते हैं, सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट्स में जानकारी दी है वो कंप्लीट है ना, कुछ भी मिसिंग तो नहीं है, ये हमको कमेंट करना पड़ता है। वैसे ही तो क्या हमने किसी को इंटरमीडियरी की मदद लेकर फंड ट्रांसफर किए क्या, बेसिकली इसकी जानकारी कंपनी को देनी पड़ती है और हमको उस पर कमेंट करना है। वैसे ही क्या साल भर में किसी फंडिंग पार्टी ने, पैसे वाले पार्टी ने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी को इंटरमीडियरी बनाया कि तुम ये पैसे किसी किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको दो, या उनके बेनिफिट के लिए गारंटी दो, सिक्योरिटी दो, ऐसा हुआ है क्या? मतलब ऊपर वाले में क्या साल भर में कंपनी ने पैसे इंटरमीडियरी के थ्रू किसी को भेजे क्या? और क्या साल भर में कंपनी को पैसे मिले एज ए इंटरमीडियरी आगे ट्रांसफर करने के लिए? उसके भी डिटेल्स दो। हाँ भाई, इस पार्टी ने इतने इतने पैसे दिए थे और हमने इतने इतने पैसे आगे ट्रांसफर किए। तो इंटरमीडियरी के थ्रू अगर कोई फंड्स गिवन है उसकी जानकारी नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगी। इंटरमीडियरी के जरिए फंड्स, हम इंटरमीडियरी बने हैं और हमको फंड्स रिसीव्ड है, उसकी भी जानकारी देनी पड़ेगी। और एज अ ऑडिटर वी हैव टू कमेंट, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है ना, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है ना? क्या कोई हमारे पास में ऐसी जानकारी है जो सजेस्ट करता हो दैट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? फिर हम अगर बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब 1 अप्रैल 2021 से लग रही है। ये जहां पे मैंने स्टार मार्क करके रखा है, तो दो ही चीजें, सॉफ्टवेयर वाली रिक्वायरमेंट 1 अप्रैल 2022 से है, बाकी 2021 से है। फंड ट्रांसफर, क्या कंपनी रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं ना? अनक्लेम डिविडेंड और जो भी चीजें हैं उसमें डिले तो नहीं, उस पर कमेंट करना है। क्या कंपनी सेक्शन 123 को फॉलो करके बराबर डिविडेंड पे कर रही है ना, उसको तोड़ तो नहीं रही? तो 3 कमेंट्स बढ़े हैं, अल्टीमेटली 3 कमेंट्स बढ़े हैं यहां पे। और मैं बता रहा हूं 3 कमेंट्स बढ़े आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फंड्स गिवन एंड रिसीव्ड वाला कमेंट और डिविडेंड वाला। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन बराबर है ना, ये 197/16 में, ये हमारे नोट्स में पहले से कवर्ड है। कुछ लोगों ने अमेंडमेंट में कवर किया, बच्चे पूछ रहे अमेंडमेंट, भाई अपने नोट्स में पहले से कवर्ड है, मैं उसको फिर से यहाँ पे कवर नहीं करने वाला क्योंकि वो पहले के पीरियड का अमेंडमेंट है, अभी यहाँ पे अमेंडमेंट थोड़ी है वो। नाउ पेनाल्टीज दी है, आपके फ्रॉड रिपोर्टिंग की पेनाल्टीज दी है, उसमें चेंज है। 25 लाख की पेनाल्टी हुआ करती थी, लिस्टेड कंपनी के लिए 5 लाख, अदर कंपनी के लिए 1 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे बात। 147 पूरा पेनाल्टी के लिए था। कंपनीज के जो ऑफिसर थे उनको जेल जाने की पेनाल्टी थी, दैट इज रिमूव्ड। ऑडिटर की रिमूव नहीं की है, कंपनी के ऑफिसर को जेल जाने की पेनाल्टी थी, वो रिमूव हुई है। ऑडिटर की जेल जाने की पेनाल्टी अभी भी है। हां, ऑडिटर को भी थोड़ा सा रिलीफ है। सेक्शन 143 का नॉन कंप्लायंस हुआ अगर, तो उसके लिए पेनाल्टी लगती थी, सेक्शन 143 को रिमूव कर दिया है। उसका नॉन कंप्लायंस हुआ तो सेक्शन 147 की पेनाल्टीज नहीं लगेगी। पहले ऐसा था 143 टूटा 143 तो 147 की पेनाल्टी लगी, अब ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली रिपोर्टिंग में छोटी मोटी गलतियां हुई तो चलता है, बहुत बड़ी पेनाल्टी नहीं लगेगी। रिपोर्टिंग ही पूरी गलत की है तो फिर बैंड बजेगी, ठीक है, फिर बैंड पूरी बजेगी। बैंक ऑडिट, अब देखिए बैंक ऑडिट में ऐसा कोई डायरेक्ट चेंज नहीं है। बैंकिंग कंपनीज भी कंपनीज है, कंपनी से रिलेटेड चेंजेस है, कंपनी से रिलेटेड रिपोर्टिंग में चेंजेस है,
पेनाल्टीज में चेंजेस है, वो सारे चेंजेस बैंकिंग कंपनीज को भी लगेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है।